Hello students and welcome in today's class. And in today's class we are going to do class 6th Geography chapter number 8 according to NCERT and name of chapter is इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हो सकता है इस चैप्टर का नाम अलग अलग राइटर्स के बुक्स में कुछ और नाम हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जो मैंने टाइटल उठाया ये एनसीईआरटी की बुक से उठाया, तो एनसीईआरटी की बुक के अंदर चैप्टर 8 जो है वो है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, बट अलग अलग राइटर्स की बुक में क्योंकि कुछ इसको राइटर्स की बुक लगवाते हैं तो उनमें इस चैप्टर का नाम अलग हो सकता है, बट उसका कॉन्सेप्ट यही रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर जो कि है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो बिफोर वी स्टार्ट टुडेज चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इन टर्म्स को हम वन बाय वन एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लाइमेट की बात ही हुई है, तो क्लाइमेट का मतलब बेसिकली आपको पता है, हालांकि क्लाइमेट आपने सुना होगा, वेदर आपने सुना होगा, सीजन आपने सुना होगा, इन तीनों का अलग ही मतलब होता है। तो उसी में से एक आता है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, जब एक जगह पे एक लॉन्ग टाइम के लिए जैसा वहाँ पे वेदर होता है, जहाँ जैसा वहाँ पे टेम्परेचर होता है, उसी को हम क्लाइमेट कह देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके नेक्स्ट आता है वेजिटेशन। देखो वेजिटेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर एरिया पे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे घास मैदान जंगल होते हैं तो उसी को हम वेजिटेशन कहते हैं। तो उसी में से एक आपका अलग आता है जिसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। सो बेसिकली वेजिटेशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड नेचुरल वेजिटेशन इज अ डिफरेंट थिंग। वेजिटेशन का मतलब ये है कि पर्टिकुलर एरिया पे जो तरह तरह के घास फूस मैदान पेड़ पौधे पत्ते होते हैं उनको वेजिटेशन कहा जाता है। बट नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या है, जब एक पर्टिकुलर इलाके पे ये सारे यानी कि पेड़ पौधे जंगल घास अपने आप उगते हैं, नेचुरली उगते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसको क्या कहा जाता है, उसको नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम इसी तरह के नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ने जाएंगे कि भाई एक इलाके पे जो अपने आप पेड़ पौधे उग जाते हैं वो कैसे उगते हैं। देखो तो जैसे कि आपको पता है अर्थ जो था वो लगभग आज से 4 बिलियन ईयर पहले स्टार्ट हुआ था, बट जो ह्यूमन बीइंग है वो लगभग 1.5 बिलियन पहले आए हैं, लेकिन उससे पहले ही अर्थ के ऊपर तरह तरह के पेड़ पौधे जंगल थे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब अर्थ पे इंसान ही नहीं थे तो वो पेड़ पौधे किसने उगाए थे। तो एक्चुअली में पेड़ पौधे के उगने के लिए इंसानों का इंटरफेरेंस होना जरूरी नहीं है, कई बार ये पेड़ पौधे नेचुरली भी उग जाते हैं। सो दैट काइंड ऑफ प्लांट्स ट्री herbs and shrubs which grow without any kind of interference of human being, so that kind of vegetation is known as natural vegetation। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ने जाएंगे जो अपने आप उग जाते हैं। उसके नेक्स्ट जो टर्म है वो है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है, वाइल्ड का मतलब जंगली यानी कि जानवर और लाइफ का मतलब उनका जीवन। तो इन नेचुरल वेजिटेशन के अंदर जो तरह तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं जानवर पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ने जाएंगे और जानवरों की लाइफ को ही, नेचुरल वेजिटेशन के अंदर पाए जाने वाले जानवरों की लाइफ को ही वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे आपको चैप्टर का जो टाइटल है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो पहला टॉपिक जो यहाँ पे है वो है फैक्टर अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन। देखो मैंने आपको पहले ये क्लियर कर दिया कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, दोबारा बता देता हूँ मैं। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब ऐसे पेड़ पौधे होते हैं या फिर घास फूस मैदान होते हैं जो अपने आप उग जाते हैं बिना ह्यूमन बीइंग के, कि ह्यूमन बीइंग उसको उगाते नहीं है, वो अपने आप उग जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया पे, तो उसको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। तो ये टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि ऐसे कौन से रीजंस होते हैं, ऐसे कौन से कारण होते हैं कि ह्यूमन बीइंग किसी भी पेड़ पौधे को नहीं उगाते हैं फिर भी वो पेड़ पौधे अपने आप नेचुरली उग जाते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम उन्हीं फैक्टर के बारे में बात करेंगे जिन फैक्टर की वजह से सम काइंड ऑफ ट्री shrubs एंड हर्ब्स आर ग्रो नेचुरली विदाउट एनी काइंड ऑफ हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो वो हम देखते हैं। तो पहला जो यहाँ पे कहता है वो कहता है क्लाइमेट। देखो सबसे पहला जो रीजन है कि किसी भी जगह पे कहीं भी ऑटोमेटिकली कहीं भी नेचुरल वेजिटेशन ग्रो हो जाते हैं वो उस जगह क्लाइमेट होता है। क्या कहता है, द वेजिटेशन रीजन्स ऑफ इंडिया जनरली कोरस्पोंडेंस विद द क्लाइमेट रीजन एंड टाइप। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, क्लाइमेट रीजन एंड टाइप्स का मतलब यहाँ पे ये है, इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है फिजिकली अगर देखा जाए, जमीन के हिसाब से देखा जाए तो आपको पता है इंडिया के ऊपर जो इतना बड़ा कंट्री है तो पूरे कंट्री पे हमेशा साल भर जो तापमान रहता है वो एक जैसा भी नहीं रहता, या फिर एक टाइम पर गुजरात का जो टेम्परेचर है और एक टाइम पे आंध्र प्रदेश का जो टेम्परेचर वो सेम नहीं रहता, अलग अलग रहता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया कि पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट होने की वजह से भी वहाँ पे अलग अलग वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। फॉर एन एग्जांपल मान लो अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ पे रेतीले इलाके, वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और रात को बहुत ज़्यादा ठंड रहता है। तो इस वजह से वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो पेड़ पौधे वैसे नहीं होते जो हिमालयज में पाए जाते हैं, क्योंकि हिमालय आपका ऐसा इलाका है जो ज़्यादातर आपका पार्टिसिपेशन वाला होता है, हमेशा वहाँ पे बर्फ गिरती रहती है, ठंड वाला इलाका होता है। तो वहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ पौधे और रेगिस्तान में पाए जाने वाले पेड़ पौधे कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट्स अलग हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ड्यू टू द डिफरेंट क्लाइमेट वी कैन फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन ऑन डिफरेंट एरियाज, राइट।
अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या कहता है, वो कहता है रेट ऑफ वेदरिंग। देखो यहाँ पे वेदरिंग का मतलब आप वेदर से मत समझ आना, वेदरिंग का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब किसी पर्टिकुलर इलाके के ऊपर जो पत्थर पाए जाते हैं या फिर मिट्टी के बड़े बड़े ढेर पाए जाते हैं, तो समय के साथ साथ जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो समय के साथ साथ छोटे होते होते एकदम माइक्रो पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं और वो लास्ट में क्या बन जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, वेदरिंग कहा जाता है। वेदरिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच ए रॉक्स बिकम ए वेरी माइनर पार्ट्स एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स ए सॉइल। सो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। तो जो वेदरिंग होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एरिया के वेजिटेशन को डिफाइन करने के लिए। तो रेट ऑफ वेदरिंग में क्या कहा गया है कि वेदरिंग जनरेट्स मास मूवमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड रॉक्स डाउन द हिली एंड स्लोप्स। यहाँ पे बताया गया है कि जो वेदरिंग है वो बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट क्रिएट करता है। बहुत ही बड़ा मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट, जो अलग अलग पत्थर होते हैं तो उन अलग अलग पत्थरों का हिमालय से नीचे आते आते टूट जाना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप देखो, जैसे मान लो सिंपल चीज़ है, अगर हिमालय के ऊपर से मैं एक पत्थर को फेंके तो देखो पता है हिमालय की लंबाई लगभग 884 किलोमीटर है। तो उतनी ऊंचाई से हम किसी पत्थर को फेंकेंगे तो नीचे आते आते लुढ़कते जो स्टार्टिंग में जो पत्थर फेंका था और जब नीचे आके गिरेगा तो उनका साइज सेम नहीं रहेगा, क्योंकि घसीटते पिटते लड़ते लड़खड़ाते उसके टुकड़े हो चुके होते हैं। तो उसी को यहाँ पे बताया गया। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर किसी इंसान को हम 5वें माले से फेंकें तो नीचे आते आते वो साबुत थोड़ा बचेगा, उसके हाथ अलग, पैर अलग, सर अलग, सब कुछ अलग अलग हो जाएंगे। तो वही सेम चीज पत्थरों के साथ भी होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको ही बताया गया है डाउन इट ए स्लोप विच इज हेल्पफुल इन सॉइल फॉर्मेशन वेयर इन प्लांट्स ग्रो, इट इज अ मोर एक्टिव ऑन द सन फेसिंग स्लोप्स। यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि इस तरह के पत्थर जो ऊंचाइयों से गिरते हैं और ऊंचाइयों से गिरने के बाद जब ये नीचे आते हैं तो इन पत्थरों के काफी छोटे छोटे टुकड़े हो चुके होते हैं और ये बाद में मिट्टी में तब्दील हो जाते हैं और जिसकी वजह से उन मिट्टी वाले इलाकों पे पेड़ पौधे उग सकते हैं। तो इसमें यही बात आपकी बताई गई है। यहाँ पे वेदरिंग का मतलब आपको ध्यान रखना है, वेदरिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मिट्टी के पत्थर के बड़े टुकड़े समय के साथ साथ टूटते काफी छोटे हो जाते हैं। हालांकि इस प्रोसेस को होने में काफी लंबा समय लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो होता है ये आपके ज्यादातर किस जगह पे होता है, ऐसे जमीन पे होता है जिनका जो फेस होता है वो सन की तरफ होता है। अब ऐसे जमीन जिनका फेस सन की तरफ होता है इसका क्या मतलब है, तो इसको भी होल्ड करो, इसको भी हम आगे देखेंगे एस्पेक्ट वाले पॉइंट के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है सीजन्स। देखो सीजन्स का मतलब क्या है, सीजन का मतलब ये है कि एक साल के अंदर अलग अलग तरह के वेदर्स होते हैं, कभी समर होता है, कभी विंटर होता है, कभी मानसून होता है, कभी ऑटम होता है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग सीजन्स होते हैं। तो उसी को क्या, जिसको आप मौसम कहते हो, तो उसी को सीजन कहा गया है। तो अलग अलग सीजन्स भी एक फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे अलग अलग जगह पे, जिसकी वजह से अलग अलग पेड़ पौधे उग सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे लिखा हुआ है, प्लांट शेड देयर लीव्स इन द ड्राई एंड सीजन टू कंजर्व मॉइस्चर एंड ग्रो लीव्स इन द रेनी सीजन। यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि जो प्लांट्स होते हैं, शेड मतलब तोड़ देना या छोड़ देना, तो प्लांट जो होते हैं वो अपने पत्ते कब छोड़ते हैं, कब तोड़ते हैं, वो छोड़ते हैं ड्राई, यानी कि जो जब गर्मी आने वाला होता है, ठीक है। जब गर्मी आने वाला होता है तो कहते हैं ना कि एक अलग सा मौसम हो रहा है, तो जब गर्मी आने वाला टाइम होता है, जैसे अभी का जो टाइम है, उस टाइम पे भी कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि पत्ते बहुत ज्यादा झड़ने चालू हो जाएंगे, राइट। तो जब पत्ते पेड़ों से झड़ने चालू हो जाते हैं तो उस टाइम गर्मी का मौसम लगभग आने को होता है। और जब गर्मी का मौसम जाता है और जब विंटर आने को होता है ना, तो उस टाइम पे फिर वापस क्या होते हैं, उन पेड़ों के ऊपर पत्ते लगने चालू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर की वजह से होता है, क्योंकि गर्मी जब आना होता है तो मॉइस्चर नहीं होता, तो इस वजह से पत्ते झड़ने चालू जाते हैं। और जब ठंडा आता है तो फिर मॉइस्चर मतलब एयर के अंदर जो नमी होती है, एयर के अंदर जो पानी ह्यूमिडिटी होती है, पानीपन जो आ जाता है, तो उसी को यहाँ पे क्या कहा गया है, मॉइस्चर कहा गया है। तो गर्मी के टाइम पे ये मॉइस्चर नहीं रहता है, इस वजह से पत्ते जो होते हैं वो पेड़ों से अलग होकर गिर जाते हैं। लेकिन वहीं पे जब विंटर का सीजन आने वाला होता है तो हवा में नमी बढ़ जाती है, मॉइस्चर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पत्ते जो होते हैं वो पेड़ों में दोबारा लगने चालू हो जाते हैं। तो उसी को यहाँ पे सीजन में डिफाइन किया हुआ है। तो सीजन की वजह से भी काफी पेड़ पौधे पे इंपैक्ट पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रिलीफ। अब बेसिकली यहाँ पे रिलीफ का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल भाषा में समझो, व्हेन वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन ए लार्ज पार्ट ऑफ लैंड, दैट इज नोन एज रिलीफ, ठीक है। जब हम एक जमीन के बहुत बड़े टुकड़े पे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर देखते हैं जमीन के, जैसे मान लो कहीं पे हमने प्लेन देखा, कहीं पे प्लेट्यू देखा, कहीं पे माउंटेन देखा, कहीं पे रिवर देखा, कहीं पे वैली देखा, तो जमीन के ऊपर अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर होना, ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, रिलीफ कहा जाता है। और अलग अलग स्ट्रक्चर पे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, हायर रिलीफ चेक्स द फ्लो ऑफ मॉइस्चर विंड्स कॉजिंग प्रेसिपिटेशन thereby control the growth of vegetation। यहाँ पे देखो बेसिकली क्या बताया गया है कि हायर रिलीफ चेक द फ्लो ऑफ मॉइस्चर लेड इन,
मॉइस्चर लेडन। यहाँ बेसिकली ये बताया गया कि जमीन का ऐसा हिस्सा जो काफी ऊंचाई पर होता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, टेम्परेचर वहाँ पे कम रहता है। एग्जाम्पल के लिए प्लेटू हो गया, फिर प्लेटू से भी ज्यादा ऊंचा माउंटेन हो गया जैसे कि हिमालय हो गया। तो जमीन का ऐसा पार्ट जो काफी ज्यादा ऊंचाई पर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर काफी कम होता है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से उस वहाँ की हवा में क्या रहता है, मॉइस्चर लेडन रहता है। मॉइस्चर लेडन मतलब उनकी हवा में मॉइस्चर हमेशा भरी हुई रहती है ड्यू टू प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जब भी बारिश हो, ओले गिरे या बर्फ गिरे, तो इन्हीं प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। तो कहने का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि जब भी जमीन का कोई पार्ट काफी ज्यादा ऊंचा उठा हुआ है, जस्ट लाइक हिमालयाज, माउंटेन और प्लेटू, तो वहाँ पे टेम्परेचर काफी कम होता है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से हवा में काफी नमी होती है, मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि जब आसमान से अलग अलग तरह के एलिमेंट्स गिरते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेन हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, या फिर ओले गिर रहे हैं, तो उन्हीं को प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। तो ऊंचाई वाले इलाकों पे ये प्रेसिपिटेशन होना काफी कॉमन बात होती है, और जिसकी वजह से वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनके प्लांट्स में नमी ज्यादा पाई जाती है, मॉइस्चराइजेशन ज्यादा होता है। तो इस वजह से जो हायर रिलीफ वाली जगह होती है और जो लोअर रिलीफ वाली जगह होती है, दोनों पे पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, नेक्स्ट है एस्पेक्ट। देखो यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो सन की तरफ जो जमीन का हिस्सा हो रखा होता है, उसको, उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको एस्पेक्ट कहा जाता है। दोबारा समझो, द डायरेक्शन इन विच स्लोप ऑफ ए लैंड फेसेस द सन इज कॉल्ड एस्पेक्ट। मतलब किसी भी लैंड का वो हिस्सा जो सूरज की तरफ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी हिस्से को हम एस्पेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये आपका कोई माउंटेन है, या फिर मान लो ये आपका कोई प्लेटू है, तो अगर इस साइड सन होगा, अगर मान लो इस साइड हमारे सूरज चाचू होंगे, तो सूरज चाचू जिस तरफ से रोशनी देंगे तो वो माउंटेन का ये वाला हिस्सा होगा, या फिर प्लेटू का इधर वाला हिस्सा होगा। इस वाले हिस्से पे तो सूरज की रोशनी नहीं आएगी, या फिर प्लेटू के इस वाले हिस्से पे तो सूरज की रोशनी नहीं आएगी, क्योंकि सूरज तो उस साइड है। तो सूरज के तो जमीन का कोई हिस्सा जिसका फेस सूरज की तरफ होता है, तो उसी को एस्पेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट एस्पेक्ट लगेगा, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ द माउंटेन हैव फेसेस टुवर्ड्स द सन। सिमिलरली विद दिस प्लेटू के साथ भी ये वाला जो पार्ट है वो सन की तरफ है, तो इसलिए इस पार्ट को भी हम क्या कहेंगे, इस पार्ट को हम एस्पेक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे वही बताया गया एस्पेक्ट। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना कि इट इज मोर एक्टिव ऑन द सन फेसिंग स्लोप, तो सन फेसिंग स्लोप का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ये आपका रेट ऑफ वेदरिंग होता है, ये उस इलाके पे ज्यादा पाया जाता है, उस जमीन पर ज्यादा पाया जाता है जो जमीन सूरज की तरफ अपना फेस करके रखता है, यानी कि जो एस्पेक्ट होता है। तो इन वाले इलाकों पे रेट ऑफ वेदरिंग, या फिर इस वाले इलाकों पे रेट ऑफ वेदरिंग, ये वाला रेट ऑफ वेदरिंग ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या कहता है, उसके नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे विंड्स के बारे में बताया गया। विंड्स मतलब ब्लोइंग एयर को ही आप विंड्स कहते हो, ठीक है। तो दे पिक अप द मॉइस्चर एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द साउथ वेस्ट मानसून और फॉर द रेनी सीजन। यहाँ पे बताया गया जब बहुत तेज हवाएं चलती, देखो हवा जब भी हमारे पास मानसून सीजन आता है, जब बारिश से पहले का, जैसे जुलाई अगस्त के आसपास आपका मानसून सीजन चालू हो जाता है, जुलाई अगस्त सितंबर दिन दिन भर बारिश होते रहते हैं, तो क्या होता है बेसिकली वो हवाओं के कारण होता है। जब साउथ वेस्ट यानी कि नीचे की तरफ से लक्षद्वीप हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, इन सब इलाकों से जब बहुत तेज हवाएं चलती है, तो वो हवाएं चलते चलते नॉर्थ तक आ जाती हैं, और वो हवाएं फिर नॉर्थ तक क्या लेके आती हैं, बारिश लेके आती हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में हम अच्छे से कभी किसी और चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, वो चैप्टर भी अभी आपका है। फिलहाल आप इतना समझो कि जब विंड्स साउथ की तरफ से, जब विंड्स साउथ वेस्ट की तरफ से विंड्स बहुत तेजी से चलते हुए नॉर्थ की तरफ आती हैं, या फिर सेंट्रल नॉर्थ की तरफ आती हैं, तो वो साथ में उनके पानी के अंदर क्या होता है, नमी होता है, जिसकी वजह से मानसून सीजन यानी कि बारिश होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, दे ब्रिंग रेनफॉल, तो इन्हीं मानसून विंड्स की वजह से क्या आता है, रेनफॉल आता है, विच हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन नेचुरली। और आपको पता है कि जो एक कोई भी ट्री होता है उसको अगर फोटोसिंथेसिस करना है, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो विंड्स होता है, सनरेज होते हैं, क्लोरोफिल होता है, और उसके अलावा एयर, उसके अलावा बारिश यानी कि रेनफॉल भी होता है। तो रेनफॉल आने का काम कौन करता है, रेनफॉल आने का काम ये विंड्स करती हैं, जो साउथ वेस्ट की तरफ से चलती हुई सेंटर या नॉर्थ सेंटर की तरफ आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए जिन फैक्टर्स की वजह से जमीन के एक बहुत बड़े टुकड़े पे अलग अलग तरह के वेजिटेशन मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मेरा टॉपिक आपको ये पढ़ा है कि ऐसा क्या रीजन है जिस रीजन की वजह से ह्यूमन इंटरफेरेंस होने के बिना भी कई इलाकों में वेजिटेशन अपने आप उग जाते हैं। अब इसका टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। Till watch this video and share it with you all. Thank you.